definitely sir, it is happening because they want R&D only. तो आगे देखेंगे R&D क्या है. R&D है सर ड्रग डिजाइन, R&D है फॉर्मुलेशन डिजाइन. ड्रग सिंथेसिस होके ड्रग सिंथेसिस क्लिनिकल ट्रायल रैट पे चलेगी, ह्यूमन पे चलेगी, जैसा भी कोरोना वायरस की चलिए, सब ड्रग डिजाइन का पार्ट है. फॉर्मुलेशन बनेगा और अभी नया फॉर्मुलेशन आ रहा है तो बायोलॉजिकल ड्रग, केमिकल ड्रग्स आर गेट रिप्लेस्ड विद द बायोलॉजिकल ड्रग. या इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पहला देखते थे हम 2005 के पहले स्टेटस क्या था, 1% या 2% हम इन्वेस्ट करते थे R&D में. अभी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, अभी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई. देखो हमारा पहला पेटेंट था प्रोसेस पेटेंट था. कई भी ड्रग निकालो, इंडिया वाले बहुत केमिकल सिंथेसिस में अच्छे थे, वो नया केमिकल निकालते थे. यहाँ की जैसे के जैन सर है केमिस्ट्री के, उनको मालूम है कैसी रिएक्शन कैसे लगाना और शॉर्टकट करना. ये प्रोसेस पेटेंट था. तो हमारा कहाँ ग्रोथ हो गया, उधर केमिकल सिंथेसिस में हमारा ग्रोथ हो गया ड्यू टू द प्रोसेस पेटेंट एक्ट. मगर अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह प्रोडक्ट पेटेंट आ गया. अभी ये प्रोडक्ट पेटेंट का जमाना है. तो आपका प्रोडक्ट इंपोर्टेंट रजिस्टर होता है. तो अभी जमाना आ गया हमारे यहाँ. इनोवेटिव प्रोडक्ट इंडिया नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती हम ये भी देखेंगे. क्योंकि 2005 में बहुत सारे लोगों ने चालू किया, डॉक्टर रेड्डी ने चालू किया, हर एक ने चालू किया, मगर नहीं हुआ. क्योंकि उसको जितना पैसा लगता है ना सर, हमारे पास नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है. तो इसलिए आज हमारा एनसीए में होना चाहिए था काम, मगर नहीं हुआ. हमारा काम एनडीडीएस और जेनरिक में आ गया, शिफ्ट हो गया. आप ओरिजिनल मोलिक्यूल लेके आओ, हम उसका फॉर्मुलेशन बनाएंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और जॉब अच्छा है. तो एक्सपोर्ट में बायो इक्विवेलेंट स्टडी करना पड़ता है सर. जो इंडियन जेनरिक है ना, उसका ब्लड लेवल चेक नहीं हुआ है आज तक. इंडियन जेनरिक जो है उसका ब्लड लेवल चेक नहीं हुआ. आप इंजीनियर है इसलिए बोलता हूं, उसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस. जो भी ब्रांडेड ओरिजिनल ड्रग है उसकी ब्लड लेवल जितनी है उतनी ब्लड लेवल दूसरा कौन सा भी सस्ता ड्रग है उतनी देनी चाहिए. मगर इंडिया में ये रूल ही नहीं है. आज आगे आगे देखेंगे रूल कैसा आ रहा है और हम बदल कैसे रहे. मगर इंडिया हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स एंड टू एक्सपोर्ट टू द रिमेनिंग वर्ल्ड. जब 40% शेयर हमारा है, मींस इंडिया ऑलवेज हैव अ कैपेसिटी, बट व्हाट इज द रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट. हमारे लोग रेगुलेशन है, प्रेशर है तो ही काम करेंगे. इंडियन की आदत है, प्रेशर है तो काम करेंगे. वाइस चांसलर बैठे है तो यूनिवर्सिटी चलेगी, प्रिंसिपल बैठा है तो कॉलेज चलेगा. ये चला है हमारा. तो ये मेंटेलिटी का जमाना है. आगे चलेंगे हम. तो आज हम क्लिनिकल ट्रायल, फार्माकोविजिलेंस और ड्रग सेफ्टी में बहुत काम कर रहे हैं और बीफार्म, फार्मडी और पीएचडी लोगों को यहाँ बहुत स्कोप मिल रहा है. तो प्रोसेस पेटेंट डेफिनेटली वी बिकम वेरी गुड in the bulk manufacturing, but that product patent really changed our lifestyle, pharma lifestyle. अभी क्या हुआ था देखो, पहला हमने जो भी जैसा बोला कि हमने बेसिक इनोवेशन चालू किया, हर एक ने चालू किया. इन 2004 से डॉक्टर DRL ने तो 1994 में पहला निकाला था. बट आउट ऑफ 200 मॉलिक्यूल्स ओनली जाइडस कैडिला का एक ही मॉलिक्यूल लॉन्च हो गया 2013 में. बाकी सब फेल्यूर हो गए क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए सिर्फ 5 साल लगते हैं और करोड़ों डॉलर लगते हैं, रुपीज नहीं करोड़ों डॉलर लगते हैं. हमारी इंडियन कंपनी में इतना दम नहीं है सर आज. सो इसलिए इसका हो गया कि कई कंपनी ने वो डिस्कवरी सेक्शन ही बंद किया, इनोवेशन सेक्शन बंद किया, एंड हमारा जो इन्वेस्टमेंट था इज रिड्यूस टू 2% अगेन. जैसा 1990 में था वैसा ही आज हमारा इनोवेशन पे हमारा इन्वेस्टमेंट जस्ट 2% है. यूएस का 20% है, हमारा 2% है. और हम सोच रहे कि इंडिया की कंपनी वर्ल्ड लीडर बनेगी. कैसा बनेगी? कहाँ डालना चाहिए पैसा उधर हम नहीं डालते. हम डालते हैं जहां रेडीमेड पैसा मिलता है जेनरिक में. 2019 हमारा इंपोर्ट था सर 249 बिलियन. ये बहुत बुरी बात है. 68% रॉ मटेरियल वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना. चाइना ने बहुत काम किया सर. 1960 से वो पीछे पड़े, सिस्टमेटिकली उन्होंने इतना बल्क ड्रग का काम किया. तो आज हमारा पूरा बल्क ड्रग चाइना से आता है. मगर अभी क्या हो रहा है, चाइना ने ये 6 महीने में बहुत गड़बड़ किया एट ग्लोबल लेवल,
at political level and at pharma level. एजिथ्रोमाइसिन जो 7,000 में मिलता था वो 10,000 में मिलने लगा। पैरासिटामोल में 200 मिलता था तो 400 में मिलने लगा। न्यूमेस्लाइड 400 में मिलता था तो 1300 में मिलने लगा। अच्छी बात हो गई सर, ये भी बात अच्छी हो गई। अभी हमें लगा कि हमारा कुछ तो होना चाहिए। तो मैं ये कोरोना इफेक्ट पॉजिटिव लेता हूं। इधर कोरोना आया तो इसलिए अभी हमारी फार्मा इंडस्ट्री बढ़ेगी, अच्छा होगी। तो ये बोलने वाला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड 9,940 करोड़ फॉर बल्क प्रोडक्शन, एक्सिपिएंट और बल्क। तो अभी चाइना नहीं जाना पड़ेगा 5 साल के बाद कम से कम। और एक बल्क हमारा बन गया ना सर, हम कितना भी सस्ता मेडिसिन दे सकते, अभी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत चेंज होगा और आप देखेंगे 10 साल के बाद कई एक तो कंपनी लिस्ट में आ जाएगी, मगर पैसा जहां डालने का था हम नहीं डालते थे क्योंकि वहां रिस्क बहुत थी। तो इसलिए हम सिर्फ जेनरिक मेडिसिन पे खेलते थे जहां रिस्क कम है, और ये जेनरिक हो गया। अमेरिका में जेनरिक पहली बार आ गया 1984 में। वो जेनरिक था बाइक्वेलेंट जेनरिक, जिसकी इफेक्टिवनेस जैसा ओरिजिनल जैसा चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग भी ओरिजिनल जैसा चाहिए। मगर हमारे इंडिया में हमने वो तो फायदा लिया। अभी पूरी हमारी फार्मा इंडस्ट्री है मेनली वर्किंग ऑन द जेनरिक ड्रग्स। वी आर एक्सपोर्टिंग अ ड्रग टू 200 कंट्रीज एट अ ग्लोबल लेवल, और यही हमारी हो गई पहचान, ग्लोबल फार्मेसी ऑफ जेनरिक ड्रग्स। आउट ऑफ टोटल यूएस एफडीए इंडिया अप्रूवल्स देखो सर, हमारा मेजर कंपोनेंट 40% न्यू ड्रग का एप्लीकेशन बोलते हैं, उसका एप्लीकेशन होता है इंडियन कंपनी को मिलता है। ब्रांडेड ड्रग है जो 55 बिलियन अमेरिका में है, उसका मेजर शेयर फायदा मिलने वाला है इंडिया को, क्योंकि इंडिया का जेनरिक मार्केट बहुत ज्यादा है। अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, एशियन कंट्री में भी है। तो वी आर जेनरिक मास्टर, कॉपी पेस्ट करते हैं मगर अच्छा करते हैं सर, चाइना से भी अच्छा करते हैं। मगर हम ओरिजिनल प्रोडक्शन नहीं करते बल्क ड्रग का, इसलिए हमारी पहचान अभी बनेगी, आज तो नहीं है। ये सब है करंट डेटा कि हमारा एएनडी अप्रूवल्स मीन जेनरिक ड्रग अप्रूवल कितने हैं हर साल में, हमारी कितनी कंपनियां के पास एफडीए अप्रूवल है यूएस का, और जो अमेरिका का प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का शेयर है उसमें हमारा हिस्सा कितना है। बहुत सारा काम करेगी इंडियन फार्मा, बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, मगर जेनरिक में बढ़ेगी, और अभी कोरोना की वजह से अभी इनोवेशन में भी बढ़ेगी। इतना ही मुझे मैसेज आपको देना था। मगर अभी इनोवेटिव जेनरिक चाहिए लोगों को, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला नहीं चाहिए। अभी उनको बायोलॉजिकल ड्रग चाहिए, बायोसिमिलर चाहिए, इनहेलेशन ड्रग डिलीवरी चाहिए, डर्मेटोलॉजी चाहिए, सिर्फ टैबलेट नहीं चाहिए, लाइपोसोम चाहिए, नैनो पार्टिकल चाहिए। और इंडियन कैपेसिटी हो रही है सर, हर एक कंपनी में हर एक आदमी अभी ये सोचता है कि लाइपोसोम का प्लांट, नैनो टेक्नोलॉजी का प्लांट उनके वहां होना चाहिए, और बहुत सारी इंडियन कंपनी ने ये चालू किया है। और आज जो बोलना था, हमारे यहाँ बायोइक्विवेलेंस नहीं होता था, हमारे यहाँ जेनरिक ड्रग का बायोइक्विवेलेंस स्टडी बायोबिलिटी चेक नहीं होती थी, मगर जनवरी 20 से अभी ये चालू होने लगी। नाउ आवर डीसीजीआई रिलीज लिस्ट ऑफ 139 ड्रग्स फ्रॉम, जो सोल्यूबल का प्रॉब्लम है, जो एब्सॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं हम सर BCS2 और BCS4 ड्रग, अभी शुरुआत हो गई। तो इससे दूसरा फायदा हो गया सर कि हमारे बायोलॉजिकल टेस्टिंग वाली लैब बहुत बढ़ेगी अभी, और हमारा भी जेनरिक सर अमेरिका जेनरिक जैसा बनेगा। और अभी यहाँ आगे सोच के हमारा जो केमिस्ट है ना सर, उसको भी राइट मिलेगा जेनरिक ड्रग का सब्स्टिट्यूट करने का, क्योंकि हर एक जेनरिक बाइक्वेलेंट बनता है, तो ये लेना ये वो लेना डॉक्टर नहीं बोल सकता सर, सब्स्टिट्यूशन हमारा फार्मासिस्ट भी कर सकता है। तो ये बातें है, ये हो रही है। तो फॉर्मुलेशन में अभी क्यूबीडी आ गया, स्टेटिस्टिक्स आ गया, बी स्टडीज आ गया, रेगुलेशन आ गया। तो नए जनरेशन को ये सब काम करना है, सिर्फ मार्केटिंग और प्रोडक्शन में ध्यान मत दो, आपको क्यूबीडी आना चाहिए, स्टेटिस्टिक्स आना चाहिए, बायोलॉजिकल डेटा हैंडल करने के लिए आना चाहिए, और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स आना चाहिए, उसका एमफार्म करो आप। तो ये सब बातें नई जमाने की बातें है, और वो हमारी इंडस्ट्री को बढ़ा देगी। बायोटेक्नोलॉजी, आज बात चली है सीरम बायोटेक की, आज बात चली है भारत बायोटेक की, एंड डेफिनेटली दीज आर द एरियाज along with the agriculture biotechnology, the pharma biotechnology are also growing at a very high speed. And fortunately now whole globe is moving toward the bigger molecules, micro molecules
प्रोटीनस मोलिक्यूल्स, ये बायोटेक्नोलॉजी से आपको मिलेगा। तो वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम केमिकल्स टू द बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स। तो इसलिए हमें क्लिनिकल ट्रायल करने में बहुत काम आ जाएगा। हमारा शेड्यूल वाई भी अभी रिवाइज हो गया है। और इंडिया का इतना है कि इंडिया इज कंट्री विद इन कंट्री। हमारा साउथ का आदमी नॉर्थ के आदमी से बहुत अलग है। एक डिसीज नहीं, हर एक डिसीज हमारे पास है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, और फैसिलिटी भी बन रही है, बड़े बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल आ रही है। तो इसलिए क्लिनिकल ट्रायल का जॉब बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। तो क्लिनिकल ट्रायल में भी बहुत काम करना है। इथिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फार्माकोविजिलेंस है, फार्माकोलॉजी है, पीके पीडी है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है। देखो बच्चों को कितना काम मिलेगा। प्लेटर बहुत बड़ा प्लेटर है। तो बहुत इसको वो कौन सी आप थाली बोलेंगे, वो थाली बोलो, बहुत बड़ी थाली है हमारे फार्मेसी की, मगर चॉइस चाहिए। पर्सनैलिटी क्या चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आज बच्चे मार्क्स के पीछे पड़े हैं और कॉलेज भी मार्क बांटता है। एमफार्म में भाई तुझे कितने चाहिए, 90% के नीचे देना ही नहीं। काम कितना करता है मुझे नहीं मालूम। तो ये हमारी कंसेप्ट वाली बात चाहिए, अभी मार्क्स वाली नहीं बात चाहिए हर एक कॉलेज में। और बाटू ने इनिशिएशन लेना चाहिए। हम हमारे भारतीय विद्यापीठ में इंटरेक्टिव टीचिंग लेते हैं सर, और हम लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाते हैं, एप्लीकेशन स्किल बढ़ाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, आज भी हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस, डिफाइन एंड क्लासिफाई पे चलता है। कब बंद होगा ये? कोरोना ने चांस दिया सर हमें ओपन बुक का, थिंकिंग का। देखो पेपर निकाल के, वेदर द पेपर क्वेश्चन पेपर इज अप्लाइड क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर इज डिस्कस, डिफाइन एंड क्लासिफाई। अभी बंद होना चाहिए। कोरोना का ये फायदा ले लो और ओपन बुक एग्जाम चालू करो। अप्लाइड क्वेश्चन होना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ सर 2 पेज लिखना पड़ता है। 2 पेज लिखता है तो बच्चों को 10 का 8 मार्क मिलता है। क्या लिखता है खुदा जाने, टीचर जाने। तो ये चेंज होगा तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। कंसेप्ट, स्किल्स एंड कंटेंट पे भरोसा चाहिए हर एक यूनिवर्सिटी का, नॉट ऑन द डिग्री होल्डर्स एंड एडमिशंस। हमारी मुंह कहाँ है? तो अभी अच्छा हो रहा है कि हमारे यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, मगर ये आज भी चालू होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ही इनोवेशन होगा, तो ही पेटेंट होगा, तो ही इंडिया बनेगा, तो ही हमारी कंपनी का नाम वर्ल्ड लिस्ट में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ भी